जब आप खुद मानते हो ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के 4 मेंबर हैं और वही ईवीएम में सोर्स कोड लगाने वाले इंजीनियर की नियुक्ति करते हैं, जिसकी वजह से ईवीएम को हैक। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। और भाई, भारत माता की जय। और भारत माता की जय तो तब होगी जब सब कुछ सही चल रहा होगा, और जब सब कुछ सही नहीं चल रहा तो अब क्या करें भाई। अदालतें मोदी राग गा रही हैं, मीडिया अपना मोदी राग गा रहा है, और ईडी आईडी भी अपना मोदी राग गा रही है। कमलनाथ की जहां पर चर्चा चल रही है वहां चर्चा चलने दीजिए, चलती रहेगी। वो सबका अपना अपना एक राजनीतिक अस्तित्व होता है, जिसको बचाने के लिए नेता अक्सर जुट जाते हैं। लेकिन यहां सबसे मतलब शानदार जो चीजें आई हैं ईवीएम पर, और चुनाव जस्टिस पर जो ईवीएम पर सवाल उठना नेशनल मीडिया पर भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय चैनलों पर ईवीएम के ऊपर जो है सवाल उठना शुरू हो गया है। ये सबसे बड़ी कामयाबी है उन सोशल एक्टिविस्ट भानु प्रताप सिंह जैसे वकील की, जिन्होंने कम से कम ये शुरू किया, और ये नेशनल मीडिया पर आया और आना चाहिए था। ओमकार सिंह ढिल्लन, इन्होंने 3 साल पहले यात्रा की थी, भारत यात्रा, पैदल यात्रा की थी। वो सुर्खियों में नहीं दिखाया गया था। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था ओमकार सिंह ढिल्लन, शायद पहचानते होंगे। ये आदमी भावनाओं से परिपूर्ण, गांधी विचारधारा से परिपूर्ण चल दिया था, अपना एक ठेला लेकर चल दिया, पूरा कर दिया, ईवीएम पे आंदोलन कर दिया। दोस्तों, जो दोस्त उसके बने हुए थे हर स्टेट में, उन्होंने उसका लालन पोषण या जो भी व्यवस्था थी, भूखा रहा, प्यासा रहा, लेकिन कभी सोशल मीडिया पर उसने आवाज, मतलब ये नहीं बोला कि मुझे चंदा दे दो। ठीक, उसने कभी नहीं बोला ओमकार सिंह ढिल्लन। ये उसका आंदोलन था। पहली बार ओमकार सिंह ढिल्लन ने यह आवाज उठाई थी। वो पहला क्रांतिकारी, जैसा से मंगल पांडे को बोल सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज रंग ला रही है। आज उसकी आवाज रंग ला रही है, और कुछ इस तरह से रंग ला रही है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आज ईवीएम पे बात करूंगा। मामले तो बहुत हैं, पेपर लीक घोटाला भी है जिस पर राहुल गांधी है, उसका भी वीडियो अलग से सुन लीजिएगा, सारे वीडियो अलग से बनाऊंगा। लेकिन बात यह है, एक पश्चाताप की कहानी से कहानी को शुरू करूंगा। आज का ब्लॉग जो है राम जेठमलानी से शुरू करूंगा। दिल थाम के बैठिएगा, और अगर हिम्मत हो भारतीय जनता पार्टी वालों और कांग्रेस वालों, दिल थाम के सुनिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, शब्द ब शब्द नोट कर लीजिएगा। ये आज का वीडियो इतिहास बनने वाला। इतिहास, राम जेठमलानी जो मर गए, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोई तो वजह होगी। My experience and education, Modi has made a fool of me. He made me believe that he was serious about black money being recovered, which he was not, because now his party president has told you that it was all a joke, and he has not controverted it. He has, on the contrary, given Amit Shah a second term. So I said, they are cheats. They are conspirators in cheating you. And so much of a conspirator is also Arun Jaitley. Why did he keep quiet all these times? And I said, now I must tell you that this statement of the party president is a confession that we cheated you and got your votes. And I have therefore to make a confession that I have helped Modi to cheat you. I have come to seek your forgiveness. I don't want to meet God with guilt on my head, and I have come to seek your pardon. Please give it to me so that when I die with a clean conscience. And what happened to the BJP in Bihar? It will happen to them again and again. They have cheated the army. They promised OROP. They completely let them down. The army campaigned in Bihar against them. Retired widows and children. And Modi is not going to be a prime minister after another 2 or 3 years. Be sure about it. Whoever
मैंने पूरे देशवासियों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ मिलकर धोखा दिया है। मैं भाजपा के बहुत सारे घोटालों में बराबर का हिस्सेदार हूं। मैं इतना बोझ लेकर के मरना नहीं चाहता। मैं भारत के लोगों से माफी मांगता हूं। राज जेठमलानी। हिम्मत जुटाइए प्रधानमंत्री मोदी जी, हिम्मत जुटाइए राजनाथ सिंह जी, कहीं आपको भी ये वीडियो बुढ़ापे में ना डालना पड़े। अमित शाह, कहीं आपको भी ये जो वीडियो है डालना ना पड़े। अरे पत्रकारों जो गोदी की थपथपा रहे हो ना, आपको भी ये बुढ़ापे में ना डालना पड़े, अपने बच्चों के सामने स्पष्टीकरण ना देना पड़े। कितना झूठ, कितनी चीजें आप बोलते जा रहे हो और हिंदुस्तान की जनता को बरगलाते जा रहे हो। बेरोजगार है हिंदुस्तान का युवा, लेकिन आप फिर भी ऐश मनाए जा रहे हो। लेकिन दोस्तों, आज बात करेंगे ईवीएम पर। ईवीएम पर जहां बात होती है तो सबसे पहले नेशनल टीवी पर आज ईवीएम की बहस होती है न्यूज 24 पर। मानव गुप्ता के साथ होते हैं जो है एस वाई कुरैशी, जो सीईसी एस वाई कुरैशी जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सी वाई कुरैशी रिटायर हो चुके हैं। उनका एक जो है बयान जो है वायरल होने लगता है, तो वो सपोर्ट करता है ओमकार सिंह ढिल्लन के उस दावे का कि ईवीएम का उपयोग बंद करो। ये बात तो दिग्विजय सिंह भी बोलते रहे। सुनिए क्या बात बोल रहे हैं कुरैशी। अब तो कुरैशी साहब यहां तक डिबेट आ गई है, वो कहते हैं जो ईवीएम जो कंपनियां बनाती हैं उसमें बीजेपी के डायरेक्टर हैं। ये मेरे हिसाब से ये ज़्यादा खतरनाक है। ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि देखिए, मैं ईवीएम को जो डिफेंड करता रहा हूँ ना, उसमें एक तो टेक्नोलॉजी की जो सेफ्टी फीचर्स हैं, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी के फैक्ट्री से कॉन्स्टिट्यूंसी तक किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे रैंडमाइजेशन है, तो फिलहाल उसमें नहीं जाएंगे हम। मैं भी ये कहता रहा हूँ और हमने किताब में, मेरे अपनी किताबों में लिखा है कि उसमें कंपनी के 4 टॉप इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है ना। अब जो है किसी भी पार्टी के 4 डायरेक्टर्स वहाँ बैठे हों और वो इन चारों को बुली करें और ऊपर से ये भी आ जाए कि अगर तुम गड़बड़ करोगे तो सीबीआई आ जाएगी और ईडी हो जाएगी, तो मुझे ये फ्रैंकली ये एलिगेशन सबसे ज़्यादा सीरियस लगता है और इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए और इसका रिफॉर्म होना चाहिए। इसके ऊपर चाहे सुप्रीम कोर्ट बोले, पॉलिटिकल पार्टी, ये एक सीरियस इशू है क्योंकि जिन लोगों के न्यूट्रलिटी पे हम डिपेंड कर रहे थे, उनकी न्यूट्रलिटी को न्यूट्रलाइज करने वाले ये 4 डायरेक्टर, मतलब उन कंपनीज को जो ईवीएम बनाती हैं, हाँ, उनको एकदम सैक्रोसैंक्ट रखना चाहिए। सैक्रोसैंक्ट रखना चाहिए। उसकी सैक्रोसैंक्ट होने की हम गारंटी देते थे, अब किस मुंह से गारंटी देंगे? तो कंपनियां चुनी कैसे गई थी शुरू में कुरैशी साहब? नहीं, वो तो इसलिए कि बीएल, मैं वैसे पूछ रहा हूं कैसे चुनी? नहीं, वो इसलिए चुनी गई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हमारी प्रीमियर कंपनी है जो डिफेंस का इक्विपमेंट बनाती है, तो टोटल सिक्योर, जो 100% सिक्योरिटी का माहौल। इसी तरह ECIL है, वो एटॉमिक एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर में। तो 2 मोस्ट डिपेंडेबल PSUs को हमने चुना था और उसके अलावा तीसरी को हम लेने के बीच में हुआ कि भाई ज़्यादा काम है, तीसरी भी ले लो, लेकिन हमें तीसरी पे भरोसा नहीं हुआ कि ये दोनों ठीक चल रही हैं। अब इन ठीक चलने पे अगर ये क्वेश्चन आ गया, भाई जैसे जैसे कोई क्वेश्चन होता है हमें उसका सोल्यूशन और आंसर ढूंढना चाहिए। तो ये जो पॉइंट रेज हुआ है, इसका जवाब तो हमको चाहिए, मुझे भी चाहिए। ओके, 2013 में ये सारी मशीनें बनी थी जी, तो उसका इस जनरेशन की M3 कहलाती है, हाँ, इस जनरेशन। हाँ, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर बनाया गया था उस पर अब सवाल उठा दिया जाता है। नहीं, वो कहते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर डाला, क्या पता उसके साथ क्या छेड़छाड़ हो रही है। नहीं, उस पे तो बहुत इस पे बड़ी डिबेट हो चुकी है। जो हमारे, मैं तो सॉफ्टवेयर को नहीं जानता, मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मेरे बाकी कोलीग भी इसी तरह के सब्जेक्ट, लेकिन 5 IIT के जो प्रोफेसर्स हैं डिफरेंट IITs के, वो सर्टिफाई करते हैं। उनको मालूम है किस तरह सॉफ्टवेयर डाला गया, कैसे सॉफ्टवेयर बनाया गया, क्या चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ओपन सॉफ्टवेयर कर दो, जब जनता देखे वो देखे, हाँ, वो भी हो सकता है। हमें जनरली ये फीलिंग हो कि शायद उसके बाद मैनिपुलेशन और हैकिंग ज़्यादा पॉसिबल हो जाए, सिक्योर सॉफ्टवेयर बनाना, लेकिन सर्टिफाइड बाय आवर कमिटी ऑफ एक्सपर्ट इज़ ए बेटर ऑल्टरनेटिव। तो इस वजह से हम ये प्रथा चलाते थे। लेकिन अब वो सॉफ्टवेयर बनाने वाले 4 कितने इंडिपेंडेंट रहेंगे इन द फेस ऑफ दीज 4 डायरेक्टर्स। आपने देखा चंडीगढ़ में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, चूंकि पार्टी का आदमी था, ये कुरैशी साहब का बयान सुन लिया होगा, लेकिन इस बीच एक और चीज आ जाती है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर देती है। वो कंफ्यूजन कौन सा पैदा कर देती है दोस्तों? भाई मैं भी आपकी तरह ही ना न्यूज देखता हूं, मैं कोई पत्रकार जैसे दावा होने का काम नहीं करता, लेकिन भानु प्रताप सिंह जो एडवोकेट हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, सबके खिलाफ, उनका एक वीडियो आता है।
उस वीडियो में बताते हैं वो कि वोटर लिस्ट में धांधली वाली पिटीशन पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब न देने के बावजूद कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी। जब कोर्ट नागरिकों के हकों की रक्षा नहीं करेंगे तो आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा है, वरना हमारी नस्लें और फसलें बर्बाद हो जाएंगी। संविधान की रक्षक अदालत, वहां से भी अगर न्याय लोगों को नहीं मिलेगा, वहां भी अगर लोगों की बात पूरी तरह से सुनी नहीं जाएगी, वहां भी जजमेंट सारी चीजों को देखकर नहीं दिया जाएगा, तो देश का व्यक्ति कहां जाएगा, देश का नागरिक कहां जाएगा, किसके पास जाके गुहार करेगा। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से लगातार सरकार की गुलामी करते हुए इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने से बच रहा है, और इस गलत वोटर लिस्ट के माध्यम से और ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव कराने पर तुला हुआ है, उसके खिलाफ अगर कोर्ट भी नहीं सुनेगी और सच को नहीं सुनेगी तो नागरिक कहां जाएगा। हम इसीलिए कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि अब स्थिति वो हो गई है कि देश में जन आंदोलन के अलावा कोई रास्ता इस देश के नागरिकों के पास बचा नहीं है जो इस देश की परिस्थितियों को ठीक कर सके। सो मेरा देश की जनता से यही आग्रह है कि इस बार ये जितनी भी गड़बड़ी की जा रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जितनी भी बेईमानी करी जा रही है और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को कराने से पूरी तरह से बचा जा रहा है, इस सब को रोकने के लिए केवल और केवल जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आज खड़े नहीं हुई देश की जनता, सो आपकी ना तो नस्लें बचेंगी ना आपकी फसलें बचेंगी, सब कुछ तबाही की तरफ जा रहा है। ये गौरवशाली क्षण है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में कि कम से कम जो कानून है अपना काम अपने हिसाब से करता है। शायद वकील साहब कुछ गलत बोल रहे होंगे, लेकिन बात यहीं आई गई नहीं हो जाती। बात इससे भी ज्यादा है, बात इससे भी बड़ी है। क्या सुन पाएंगे? क्या देश प्रेमी सुन पाएंगे, या राष्ट्रभक्त सुन पाएंगे, या मोदी के भक्त सुन पाएंगे? मोदी भक्तों का चाहे जूता फटा हो, बनियान फटी हो, मोदी के खिलाफ तो कोई बात सुनेंगे नहीं। जो है दावा करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी जब खुद मानते हैं, जो ये अभी पीछे वो आया था, जजमेंट आया था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिसमें उन्होंने कहा था, और वो बताया नहीं किसी मीडिया ने, उसमें कहा था कि जब आप खुद मानते हो ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के 4 मेंबर हैं और वही ईवीएम में सोर्स कोड लगाने वाले इंजीनियर की नियुक्ति करते हैं, जिसकी वजह से ईवीएम हैक हो सकता है, यही बात तो कुरैशी साहब कह रहे हैं। तो भाई इनका वीडियो भी सुनना बनता है। चीफ जस्टिस of India D.Y. Chandrachud and Justice J.P. Pardiwala and Manoj Mishra said that source code of the software cannot be put in public domain as it will make the EVMs susceptible in hacking and to hacking. इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद ही बोल रहे हैं कि अगर जो सोर्स कोड है अगर वो पब्लिसाइज या पब्लिक डोमेन में आ गया तो ईवीएम हैक हो सकती है। अभी मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से है, मेरा सवाल चुनाव आयोग से और मेरा सवाल सरकार से भी है, अगर आप जिस कंपनियों द्वारा ईवीएम मशीन निर्मित होती है, जैसे बेल है और उसके बाद एक दूसरी जो कंपनी है, उन दोनों कंपनियों में से जो एक कंपनी है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उस कंपनी के 4 डायरेक्टर जो है वो बीजेपी से सीधा संबंध रखते हैं। वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं वो इंजीनियर्स सीधे तौर पे जो है वो उनके द्वारा हायर किए हुए इंजीनियर्स हैं। ये जो मशीन्स होती है, इन मशीन्स को नियंत्रित करने के जो पावर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है, चुनाव आयोग के पास नहीं है, वो उस कंपनी के डायरेक्टर्स के पास है। तो जिसके पास सोर्स कोड है वो इस सोर्स कोड का उपयोग करके वहां के वहां मशीन मैनेज कर सकता है, हैक कर सकता है। मैं नहीं बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। अब मुझे बताइए, सोर्स कोड जो है वो मशीन के साथ ही ऑपरेट होता है, तो जिसके पास मशीन रहेगी उसी के द्वारा वो हैक हो सकता है। अगर पब्लिक डोमेन में अगर सोर्स कोड आता भी है तो वो हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि मशीन उनके पास नहीं है। तो मशीन किसके पास है? मशीन बेल के पास है, मशीन चुनाव आयोग के पास है। उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा आपको सबको ध्यान में लेना जरूरी है कि ये मशीन क्यों हमें नहीं चाहिए, कि
चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में मशीन कब आती है? सिर्फ जब इलेक्शन होता है, उसके 2-3 दिन पहले वो लोग मशीन्स लेते हैं। वो मशीन्स की जो तैयारी, ये भाई वीडियो आप लोगों ने देख लिया। अब देशवासियों, तय आपको करना है कि कौन कितना सही है और कौन कितना गलत है। ईवीएम का विरोध करता हुआ साइकिल पर या पैदल जाता हुआ ओमकार सिंह ढिल्लों, और उसके बाद आज ईवीएम का एक राष्ट्रीय प्रश्न बन जाना। देखा ना हमारे ग्रुप में कितना दम था, एक ही क्रांतिकारी निकला था। अगर 1000 क्रांतिकारी उस टाइम पर निकल गए होते ना, तो सरकार की फटके हाथ में आ जाती आज की डेट में। ओमकार सिंह ढिल्लों से थोड़ी बात करता हूं, क्योंकि अगर ढिल्लों साहब बात करेंगे तब हो सकता है कि कुछ चीजें आपको जानने को मिले।